आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू रे ऑप्टिक्स, क्योंकि ऑप्टिक्स दो पार्ट में आता है। एक आता है वेव ऑप्टिक्स, दूसरा आता है रे ऑप्टिक्स। वन एनालाइज द वेव नेचर ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब चीज़ें जो क्लास 12 में है। और वो क्लास जो रे ऑप्टिक्स से कहें तो थोड़ा डीपर कंसेप्ट का है, लेकिन न्यूमेरिकल आर मच इजियर देन दिस, मैथमेटिकल है। ठीक है, तो हम लोग रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। उसका मेन जो चीज़ है जिसके साथ खेला हुआ वो है लाइट। तो लाइट के बारे में हमें कुछ जानकारी लेना है पहले। फिर हुआ क्या है कि जो लाइट है वो लाइट अपनी जगह है, हमें कुछ दिखाई देता है, उसके बारे में जानकारी लेना है। हाउ इट इज रिलेटेड टू आवर आई, है ना। क्यों रात में जब हम सोए हुए हैं अंधेरे में, अगर सडनली कोई लाइट ग्लो कर देता है हम देख नहीं पाते हैं लाइट को, जबकि दिन के उजाले में वो लाइट को हम देख पाते हैं। तो फिर क्यों रात में अंधेरे में सोए हो, कोई लाइट ऑन कर दिया, लाइट को यू कैन नॉट सी द ट्यूबलाइट इवन लो वाटेज का होते हुए। क्यों कोई कार दूर से आ रहा है तो लगता है कि एक लाइट आ रहा है, पास आने पर पता चलता है कि कार है, दो लाइट है, हेडलाइट है ना। ऐसे होता ही नहीं होता है। जैसे ये मेरे हाथ में कोई चीज़ पकड़ा हूँ, क्या पकड़ा हूँ, आप बोलोगे पेन है। मैं अगर ऐसे घुमा दूंगा क्या लिया हाथ में, तो आप बोल नहीं पाओगे, जबकि पेन दिखाई दिया आपको, है ना। फिर लाइट क्या है, वो लाइट अकेला है कि उसका भाई बहन भी है, देखना है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के बाद वी शैल सी दी कोर टॉपिक, दैट इज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स में हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन। सारा चीज बता दो। रिफ्लेक्शन वो भी दो किस्म का आएगा इसमें, एक आएगा प्लेन सरफेस में, दूसरा जो कर्व सरफेस है उसको हम कहेंगे स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस में रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसके बारे में। रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन, ये भी पढ़ेंगे हम लोग प्लेन सरफेस में। वो फिर दो किस्म का होता है प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन, ये होगा आपका स्लैब, दूसरा होगा प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में देखेंगे, हाउ द प्रिज्म फंक्शंस। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ बिग इज दिस चैप्टर, इट विल टेक मोर देन 1.5 months or 2 months। ठीक है, फिर प्लेन सरफेस के बाद हम लोग देखेंगे इसमें स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस में देखेंगे सिंगल स्फेरिकल सरफेस, डबल स्फेरिकल सरफेस, ऐसे करके, जिसमें हम इसको कहेंगे लेंस। यहाँ पे पूरा चीज खत्म होगा, समझ आ रहा। थोड़ा सा तो 1 2 3 4 5 तो है नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज समझ लेंगे अपने अपने, हर चीज में हमें बहुत सारी चीजें अंदर देखना है, बिकॉज आई विल नॉट लिमिट माई सेल्फ टू योर सिलेबस ओनली। उससे काफी ज्यादा हमें देखना है ना। और कुछ डिफिकल्ट नहीं है तो क्यों नहीं देखें। एंड दिस कवर्स इन एडिशन टू योर वेव ऑप्टिक्स, दोनों मिलके ये कवर करता है आपका 33% सिलेबस इन क्लास 12। मतलब इसको बढ़िया से कर लिए तो भी गया, यू सेव योर टाइम इन क्लास 12। ठीक है, उतना ही पढ़ना है, एकदम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है फिर भी। ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई लेवल और नीट लेवल प्रिपरेशन तो उतना ही काफ़ी है। IIT जेई के लिए थोड़ा इधर उधर के क्वेश्चंस वगैरह करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए पहले सोचते हैं कि क्या है लाइट। ये है लाइट, ऐसा चीज है जो सबको दिखाता है, कोई इसको देख नहीं सकता। क्या आप जानते हो आप लाइट को देख सकते हो? हाँ या ना, कभी लाइट देखे हो? यहाँ से लाइट मेरे पास आ रहा है, मेरे को देख रहे हो, सोर्स को देख रहे हो, बीच में लाइट आ रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। त्वमेव भान्तो मनोभाति सर्वम तस्य भाषम सर्वम इदं विभाति। तुम दुनिया को दिखाते हो लेकिन तुमको कोई देख नहीं सकता, ये भगवान के लिए कहा जाता है। एंड लाइट इज टेकन इज कॉन्साइंस इन आवर स्पिरिचुअल। ठीक है, तो क्या है लाइट? इट्स ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेशन। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज। चार्ज है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना, दूसरे चार्ज आने से उनके ऊपर फोर्स आता है। कोई मैग्नेट है तो उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड बना, वहाँ पर कोई आयरन रखोगे या फिर मैग्नेट रखोगे तो इट विल बी अफेक्टेड। अगर ये दोनों फील्ड समय के साथ बदलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मान लो मैग्नेट को हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो समय के साथ बदल रहा है,
कोई चार्ज को ऐसे ऐसे मूव करवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो समय के साथ बदल रहा है। ऐसा दोनों फील्ड जब एक जगह एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड। द वेव जनरेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि वेराइटीज ऑफ वेवलेंथ का, वेराइटीज ऑफ फ्रीक्वेंसी के बनते हैं। उनमें से जो विजिबल रेंज के हैं उसको हम कहते हैं लाइट, जो विजुअल सेंसेशन हमें देते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजुअल सेंसेशन देते हैं उसको हम लाइट कहते हैं। मतलब लाइट इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इवन व्हेन यू हीट ए आयरन पीस, गर्म हो जाता है तो वहाँ से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल के आ रहे हैं। बनाने का तरीका दो है, एक तो हुआ यू प्रैक्टिकली मूव और चेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन, प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, लेबोरेटरी वगैरह में करते हैं, या फिर रिमोट कंट्रोलर में करते हैं, या फिर माइक्रोवेव ओवन में करते हैं, मोबाइल में करते हैं। वी चेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड। अनदर इज इंसिडेंटल, कोई इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी छोड़ता है, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओनली, दैट व्हाट यू कॉल एज फोटोन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जाता है। तो electromagnetic wave can be generated only in two different ways. One is by allowing an excited electron to jump to ground state by releasing some energy, or by interacting a time varying electric field and magnetic field. समझ में आया? तो जो जो कोर लाइन्स है उनको लिखेंगे। पहला हुआ an electromagnetic wave can be produced by allowing an excited electron to jump to lower states। क्या ये लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, लोअर स्टेट, हायर स्टेट, केमिस्ट्री में थोड़ी थोड़ी तो पढ़े हो, है ना? लोअर स्टेट, और बाय इंटरैक्टिंग ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम दो किस्म से बना सकते हैं। अब ये सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक दूसरे से अलग है इन टर्म्स ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। क्या आप लोगों को मालूम है कि द वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बाय सम रिलेशन? अगर नहीं है तो ना बोलोगे तो हम बताएंगे थोड़ा सा। मालूम है? ऐसा क्या सोच रहे हो? मालूम है कि नहीं? वो मालूम नहीं है? हाँ या ना होगा? नहीं मालूम तो बोलो नहीं मालूम। ये सब बोलने का क्या है? उसको मालूम है, मैं बोल दूंगा नहीं तो मेरा इज्जत का धजिया उड़ जाएगा। है कहाँ था इज्जत? ठीक है। तो दूसरा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये हब एक दूसरे से अलग है इन टर्म्स ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। जो जिनका वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ करीब करीब 370 से 740 नानोमीटर के अंदर रहते हैं। नानोमीटर मीन्स 10⁻⁹। एक्चुअली ये है 380 से 740। मैं उसको याद रखने के लिए आसान होगा बोल के मैं बोल रहा हूँ 370 से 740, क्योंकि एक का दूसरे का डबल है, याद रखने के लिए आसान हो जाता है। समझ में? 370 से, और कुछ बुक में लिख देता है 400 से 700 लिखता है, और सब सही है, लेकिन 370 से 740 नैनोमीटर तक वेवलेंथ रहेगा तो हमें विजुअल सेंसेशन देता है। ठीक है? हाँ बोलो। तो एक बार लास्ट पेज से है ना, मैं लॉग आउट हो गई थी नेटवर्क कनेक्शन। अच्छा ठीक है, तो वीडियो में मिल जाएगा। तो मेरे वीडियो में कहूँगी जरूर। देख, an electromagnetic wave can be produced by allowing an excited electron to jump to lower states, or by interacting a time varying electric field and time varying magnetic field। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इंटरेक्ट करके भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज ये हम लोग देखें। अभी इसको लेके और आगे बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
having its wavelength 370 nanometer to wavelength between 370 nanometer to 740 nanometer makes visual sensation in our eye and that electromagnetic wave is, that EM wave is called light. समझ में आया? तो अगर वेवलेंथ किसके बीच में रहा, 370 से 740, 370 नानोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर से ज़्यादा और 740 नानोमीटर से कम हुआ तो हम इसको लाइट कहेंगे। अगर इससे भी कम हो गया तो ये 370 होता है, ये होता है फॉर रेड लाइट, दिस इज फॉर वायलेट लाइट। ये रेड लाइट का हाइट वेवलेंथ है, ये फॉर वायलेट लाइट। मतलब वेवलेंथ अगर इससे ज़्यादा हो गया तो हम देख नहीं पाएंगे, इसको हम कहते हैं इंफ्रारेड, ठीक है। और वेवलेंथ अगर इससे कम हो गया हम देख नहीं पाएंगे, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट मतलब वेवलेंथ लेस देन 370 × 10⁻⁹ मीटर। कुछ डाटा है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम कहेंगे वेवलेंथ इज ग्रेटर देन 740 नानोमीटर, तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड इंफ्रारेड। सिमिलरली वेवलेंथ लेस देन 370 नानोमीटर इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट। दोनों नाम आप सुने होंगे। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज बराबर है, सारे जितने सारे। इट मे बी द थर्मल रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ ए हॉट बॉडी, ठीक है ना। और आपको मालूम रहना चाहिए कि फ्रॉम एवरीबॉडी थर्मल रेडिएशंस आर कमिंग आउट, फ्रॉम योर बॉडी आल्सो थर्मल रेडिएशंस आर कमिंग आउट, ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नो रेडिएशन टेक्स प्लेस। फ्रॉम एवरीबॉडी, इवन फ्रॉम ए ब्लॉक ऑफ आइस आल्सो थर्मल रेडिएशंस आर कमिंग आउट, ओके। सो थर्मल रेडिएशंस हो या रेडियो वेव्स हो या योर माइक्रोवेव्स हो या फिर इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट लाइट, ये सारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सारे का प्रॉपर्टी बराबर है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, कुछ डाटा अबाउट लाइट। पॉइंट नंबर 4 में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸, यही हम लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना धीमा जाता है, कितना किलोमीटर हुआ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोच रहे हो, बहुत स्लो स्पीड है कि नहीं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मैं अभी थोड़ी दिन पहले सोच रहा था, मैं गाड़ी कहीं बैक कर रहा था एनएसी मार्केट के पास, कोई आदमी पीछे चला रहे लगेगा। अरे मेरा तो ये स्क्रीन है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन है और मैं देख रहा हूँ, लगेगा कैसे? नहीं सर, देखने से भी लगेगा। उसको बोला नहीं ऐसे नहीं लगेगा। नहीं सर लगेगा। ठीक है, बोला सॉरी, मैं क्यों आपको डिसअपॉइंट करूँ, मैं आ जाऊँ। फिर रास्ते में मैं सोचा 1 किलोमीटर पर आवर इज हाउ मच यू से 1 किलोमीटर पर आवर। सोचो, ये जानकारी होना चाहिए, इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? तो ये है कि नहीं? चलो इसको 5/20 करते हैं रफली, से इट इज 1/4 मीटर पर सेकेंड। अगर मेरा गाड़ी बहुत स्लो है तो कितने में, 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेरी स्लो। हम लोग कहते हैं वेरी स्लो, क्योंकि यूजुअली हम लोग 90-80 में ड्राइव करते हैं। 5 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग। सो 5 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर कितना हो, 5/4 1.25 मीटर पर सेकेंड।
है कि नहीं? मतलब मैं अगर हाफ सेकेंड के लिए भी एब्सेंट माइंडेड होता हूँ, मेरा गाड़ी कितना पीछे जाता है, करीब करीब हाफ मीटर और मोर देन दैट। हाफ मीटर मतलब इतना ज़्यादा। हाफ सेकेंड के लिए एब्सेंट माइंडेड होना तो होता ही, रिफ्लेक्स एक्शन लेते लेते समय लगता है कि नहीं लगता? तो मैं सोचा अरे मेरे को उसके साथ आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरा गाड़ी अगर 10 किलोमीटर पर आवर में तो 2.5 मीटर मतलब आधा सेकेंड के लिए भी थोड़ा मैं एब्सेंट माइंडेड हो जाऊंगा तो 1.5 मीटर जाऊंगा, ठोक दूंगा उसको, इसलिए वो चिल्ला। तो उसका चिल्लाना वाजिब था। हाँ, रास्ते में सोच के बोला अरे हाँ अरे सही है, क्योंकि हाफ सेकेंड के लिए तो कोई एब्सेंट माइंडेड हो ही सकता है, क्योंकि वो चिल्लाया में एब्सेंट माइंडेड, कोई हाँ करके चिल्लाएगा तो आप सडनली एब्सेंट माइंडेड हो जाते हो। नहीं ठोकना होगा तभी ठोक दो, चिल्लाया इसलिए ठोक दिया। हाँ, तो लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 5, वेलोसिटी ऑफ लाइट in any other medium is इसको हम c कहेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, और इन वैक्यूम इज दिस, इसको कहेंगे c। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम इज v इज लेस देन c, ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन c। refractive index of the medium, it is designated as mu, is given by c by v, where v is velocity of light in free space। लाइट को जाने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन मीडियम आ जाता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है उसके अंदर जाते जाते। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म आया, वो क्या है? इट्स रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। है फ्री स्पेस मतलब v इज सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम में अगर वेलोसिटी v है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया c/v। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6, हाउ वी सी थिंग्स। ऑब्वियसली आवर आई, बाय आवर आई, है ना? और आई से देखते हैं तो लगता है कि आंखों से देखते हैं, लेकिन हम आंखों से नहीं देखते। जैसे मान लो तुम यहाँ पे बैठ के खिड़की से बाहर की कोई चीज़ देख रहे हो, पूछने से कैसे देखते हो? खिड़की से देखते हैं, लेकिन खिड़की देख सकता है क्या? वो अंदर आता है, आपकी आंखों पे गिरता है, पीपल पे गिरता है, अंदर जाता है, देखने का सेंसेशन क्रिएट करता है। तो जब वो इमेज आपकी लाइट आपकी आंखों पे गिरता है, वो केमिकल रिएक्शंस करता है वहाँ पर, क्या कहते हैं इसको? एसिटोकोलाइन, पढ़े हो बायोलॉजी में? वो रिएक्शन करता है वहाँ पर, तो मसल्स काम करना शुरू करते हैं, फिर ब्रेन को सिग्नल भेजता है। वही मेरा तकलीफ है जो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, थोड़ा देर हो जाता है रिफ्लेक्स एक्शन में। फेंक के मारोगे, लगने के बाद हाथ उठाऊंगा मैं, समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या है, वो रिफ्लेक्स जो एक्शन आता है वो रिएक्शन करने के लिए इट टेक्स सम टाइम। जितना समय के लिए वो रिएक्शन करता है, दैट इज अराउंड 1/16 ऑफ ए सेकेंड। उतनी समय के लिए वही चीज़ आपको दिखेगा। उसी के बीच में दूसरा आ गया तो दोनों फिर मिंगल हो जाएंगे। मतलब इफ आई शो यू दिस पेन फॉर ए टाइम at least more than 1/16 seconds, you will be able to recognize this is a pen। 1/16 से कम समय में और एक चीज़ ले आऊँगा तो दोनों मिंगल होकर कोई दूसरा चीज़ आपको दिखेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? और अगर मैं इसको दिखाया भी आपको 1/16 सेकेंड के लिए, फिर ले भी लूँगा तो आपकी आंखों में वही इमेज दिखता रहेगा। कितने समय के लिए? फॉर 1/16 सेकेंड्स। जस्ट यू लुक एट द सन एंड लुक इधर, आप देखोगे इधर सन दिख रहा है, वो इमेज आपकी आंखों में वो सेंसेशन क्रिएट करते रहता है, वो कैरी करके रखता है। थोड़ी देर के बाद वो ड्राई आउट होगा। कितने समय में? 1/16 सेकेंड्स। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। सो व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई? परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई, आपका एक चैप्टर आएगा आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, है ना? वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कुछ चीज़ें समझने के लिए। आज की क्लास ऐसी थ्योरेटिकल फंडामेंटल चीज़ें रहेंगी। तो पहला हुआ एन इमेज लाश ऑन आ आई फॉर
16th of a second। क्या मतलब हुआ? If an object is held in front of our eye for a time less than 1/16 second, तो आप उसको देख नहीं सकते। आप कैमरा से तो फोटो लेते हो, जो घूमता हुआ पंखा का फोटो लोगे तो देखो क्या आ रहा है आपकी मोबाइल फ़ोन में। इतना जीबी का आप ले रहे हो, कॉस्टली कैमरा है आपका मोबाइल का, घूमता हुआ पंखा का कभी फ़ोन लेके देखो, कुछ नहीं दिखेगा। उसका विंग्स दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि उसका उतना ज़्यादा परसिस्टेंस है नहीं। उसको ऑपरेट करने के लिए उसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिले है, वो डिले चाहता है इतना समय के लिए रहेगा पंखा का विंग, तो मैं उसका फोटो ले पाऊंगा। उससे पहले वो भाग जाता है। लेकिन अगर बहुत पावरफुल कैमरा होगा तो लोगे तो पूरा आपको 3 विंग ही दिखेंगे। मतलब बहुत ही सेंसिटिव होगा वो कैमरा, कि जिसका परसिस्टेंस काफ़ी कम है, मान लो कि 0.001 सेकेंड, तो विंग्स जिसी पोजीशन में उसी पोजीशन में आपको दिखने लगेंगे। तो चलता हुआ पंखा का भी फोटो उठाओगे, लगेगा कि दिस फैन इज नॉट मूविंग, क्योंकि स्टेशनरी लगेगा। क्या बात समझ में आया? कभी आप लोग देखे होगे, मान लो कि कोई एक छोटा सा आग का गोला ले लो, रस्सी में बांध के इसको ऐसे गोल गोल घुमाओ। आग का गोला है, गोल गोल घूम रहा है, तो आपको गोला ही दिखना चाहिए, लेकिन आपको एक स्ट्रिक दिखेगा, बिकॉज यू हैव सीन द स्ट्रिक समवेयर हियर। ये चला गया, फिर भी आपके पास विजुअल सेंसेशन दे रहा है, लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आग का गोला को लेके ऐसे अगर घुमा देंगे तो आपको देखोगे कि यहाँ पर ऐसे गोल सा एक सर्किल जैसे बन गया, जबकि गोला एक ही है, सिंगल पार्टिकल मूविंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें दिखा वो आपकी आंखों में जम के रह गया। कितने समय के लिए? 1/16 सेकेंड के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे घुमाओगे उसको, सपोज यू आर रोटेटिंग इट विथ ए स्पीड ऑफ से 20 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, 20 रोटेशंस पर सेकेंड, तो फिर ये स्ट्रिक दिखेगा। मान लो 5 रिवोल्यूशंस करोगे तो कितना समय के लिए रह रहा है? 1/5 हो रहा है ड्यूरेशन, एक बार आने के एक जगह से गया, घूम के फिर से आने के लिए कितना लगेगा? 1/5 सेकेंड। तो आपको सिंगल गोला ही दिखेगा। अगर 5 बार घुमा रहे हो 1 सेकेंड में, और 16 से ज़्यादा घुमा रहे हो तो लगेगा कि कंटिन्यूअस स्ट्रिक है। पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। कभी अगर वीडियो वगैरह एडिटिंग करते होगे तो देखोगे वो फिर पूछता है कितना फ्रेम्स पर सेकेंड, 15 फ्रेम्स पर सेकेंड, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, क्या हो, हाउ मेनी फ्रेम्स यू वांट टू पास। इफ यू पास लेस देन 15 नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड, तो रुक के जाता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज इट विल अपीयर टू बी कंटिन्यूअस वन। जितने ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकेंड होंगे उतने ज़्यादा कंटिन्यूटी मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 1/16 ऑफ ए सेकेंड। इसका मतलब हुआ when an object is kept in front of eye for a time less than 1/16 of a second, it cannot be recognized so we saw something about persistence over time। और अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं 1/16 सेकंड के अंदर तो दोनों मिले जुले मिलेंगे। आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, ये आप ऐसा कार्डबोर्ड ले लो और कार्डबोर्ड में इसको यहाँ से झुला दो, इसको कार्डबोर्ड को, और यहाँ पर आप ऐसे इसको केज जैसे बना दो। सपोज यू मेक ए केज ऑफ इट, दिख रहा है केज। इसके पीछे की तरफ क्या करना है? पीछे की तरफ आपको करना क्या है कि पैरट बनाना है। इसके पीछे कोई एक चिड़िया बना दो, फिर इसको घुमाओ। जब इसको आप घुमाओगे विथ स्पीड लेस देन 16, तो कभी केज दिखेगा, कभी पैरट दिखेगा, ऐसे करके आपको दिखेगा। लेकिन ज़्यादा स्पीड में घुमाओगे लगेगा कि केज के अंदर पैरट बैठा हुआ है, क्योंकि दोनों इमेज मिंगल कर जाएंगे, क्योंकि दे आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ योर आई विद इन इंटरवल लेस देन 1/16 सेकेंड्स। तो इसमें क्या होगा, वो होगा क्या, आपको दिखेगा कि केज है, उसके अंदर पैरट बैठा है। एनिमेटेड फिल्म ऐसे बनाते हैं। अब देखिए होगे वो मिलता भी, वो बुक्स में से चलाओगे तो पेपर को ऐसे जल्दी जल्दी पास करोगे तो आदमी चलता हुआ नजर आएगा, है ना। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। कितना जोर से करने से होगा, वो कम से कम यू हैव टू पास 16 पेजेस पर सेकेंड और इवन मोर, तभी जाके वो चलता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये है परसेंटेज ऑफ आई का नेचर। मतलब अगर आपके सामने कोई लाइट अगर धपधपा रहा है, सपोज ये बॉल है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, और कितने बार हो रहा है? 1 सेकेंड में 5 बार हो रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड में 5 बार हो तो आपको क्लियरली दिखेगा, बंद हो गया, स्टार्ट हुआ, बंद हो गया, स्टार्ट हो गया, ऐसे करके दिखेगा।
लेकिन अगर ये 16 से ज़्यादा बार धपधपाएगा तो लगेगा कि कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है? दे में आज की कोशिश यानी भी किसी भी तरीके से भी पूछ सकते हैं, घुमा फिरा के ओलंपियाड वगैरह दे रहे हो तो। समझ में आ रहा है? हम लोग 50 हॉर्स का एसी यूज़ करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में यूज होता है वो 50 हॉर्स का है। जब किसी एक बॉल के अंदर से वो करंट जाता है तो आप जानते हो कि वो जो करंट है वो दिखने में कुछ ऐसा है, मतलब कभी करंट बढ़ता है, घटता है, कभी जीरो हो जाता है। जब जीरो हो जाता है, इसमें भी करंट जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया तो पावर जीरो हो गया, मतलब ये बॉल धपधपा रहा है, बट हम उसको लग रहा है कि हमें कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा है, क्योंकि ये टाइम इंटरवल क्या दिया गया है, 50 सेकेंड। 50 हॉर्स मतलब 1 सेकेंड में 50 बार कर रहा है। 1 सेकेंड में 50 बार कर रहा है मतलब एक बार करने के लिए 0.02 सेकेंड लेता है, एक बार करने के लिए 0.01 सेकेंड ले रहा है, इसलिए हमें दिख नहीं रहा। समझ में आ रहा है? तो आपको जो लाइट्स वगैरह दिख रहे हैं वो किसी दूसरे जानवर को भी वो लाइट दिखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उनका विजुअल सेंसेशन किसी दूसरे वेवलेंथ की रेंज में हो रहा है ना। अच्छा, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 फॉर अस 7, रिजोल्यूशन ऑफ आई। ये इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फिर आईआईटी में भी आते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई। आई हो या लेंस हो या फिर कोई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करता है उसका जो लेंस है उसका साइज के ऊपर। तुम्हारा आंखों की प्यूपिल कितना बड़ा है, बड़े आंख वाले तो कुछ अलग होगा, छोटे आंख वाले तो कुछ अलग होगा। वैसे कोई चीज़ हमें बड़ा कब दिखता है, जब वो बड़ा नहीं, बड़ा होने से बड़ा नहीं दिखता है। सन इज टू लार्ज, वी आर सीइंग इट इज सो स्मॉल। कोई चीज़ बड़ा कब दिखता है, छोटा कब दिखता है। आई एक्चुअली क्या दिखता है, डायमेंशन के हिसाब से क्या दिखता है, क्या उसका साइड लेंथ दिखता है या डायमीटर दिखता है। इट लुक्स एट द एंगल, क्या एंगल बना रहा है आपकी आंखों में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मेक्स बिगर एंगल एट योर आई, यू से द ऑब्जेक्ट इज बिग। मेक्स ए स्मॉलर एंगल एट योर आई, यू से ऑब्जेक्ट इज स्मॉल। बात समझ में आ रहा है? तो पहला चीज हमें समझ में आना चाहिए कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट makes bigger angle at our eye, bigger angle at our eye, bigger angle at our eye, it appears to be larger, it appears to be larger. जैसे ये सपोज ये आपकी आंख है, ऐसा नहीं है फिर भी मान लो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट इज मेकिंग सम एंगल एट योर आई, ये कुछ एंगल कर रहा है। ओके, नाउ व्हेन द सेम ऑब्जेक्ट इज एट सम अदर प्लेस, नॉट हियर एग्जैक्टली, समवेयर हियर, obviously it will be making a bigger angle at your eye. So to your eye it will appear A is larger than B, but they are of same size. Because A is making bigger angle at your eye, A is making smaller angle at your eye. समझ में? कोई बड़ा है तो बड़ा दिखेगा, ऐसा नहीं है, कहाँ पे है वो भी मैटर करता है। समझ में आया? और ये जो एंगल है ये है विजुअल एंगल, इसको कहते हैं विजुअल एंगल। जैसे पहले वाले के लिए आप कहोगे ये है थीटा एट बी, एंड इसके लिए आप कहोगे दिस इज थीटा एट ए। थीटा एट ए फॉर ए इज मोर देन थीटा फॉर बी, सो आप कहोगे ए अपीयर्स लार्जर देन बी, ए अपीयर्स लार्जर देन बी, जबकि दोनों का डायमेंशन बराबर है, सेम साइज के हैं। समझ में आ रहा है? ये बात है। क्या बात समझ में आया? इनफैक्ट ये थीटा किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये थीटा डिपेंड करता है कि हाउ, व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाउ फार इट इज फ्रॉम हियर। दोनों चीज मिलके डिसाइड करते हैं, बट वी कैन मेक ए रिलेशन बिटवीन देम। सपोज here is an object
फार ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम यू, दूर पे है कोई चीज़, क्योंकि बड़े चीज़ तो दिखाई देते ही है, कोई छोटा चीज़ दूर से आप देखने की कोशिश करते हो। और चलो मानते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये सबसे इसका साइज कुछ है d, कुछ लेंथ है, कुछ हाइट है, जो भी है उसको आप d कहोगे। एंड योर आई इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हियर, से हियर इज योर आई, कहाँ पे, से इट इज एट ए डिस्टेंस कैपिटल D from here. Okay. Now what angle it is making at your eye? You say this is making this angle. This is the angle. The visual angle is theta. Theta क्या हो गया? Visual angle. For far objects, जो दूर में है, आप कहोगे theta is small. और आपको मैं पहले भी बताया था, when theta is small and expressed in radians, you know, sin theta is approximately equal to theta. पहले भी बताया था. For very small values of theta, sin theta is equal to theta, and for very small values of theta, cos theta is, cos 0 is 1, cos theta is 1. So what is about tan theta? Sin theta by cos theta, it is same as theta. So when theta is small, tan theta is close to theta. I want to know what is theta. You say theta is same as tan theta. And what is the tan theta? You see in this triangle, it is small d by capital D. What is the visual angle made by sun at your eye? This length of sun means diameter of sun divided by distance of sun from your eye. Are you getting? That gives you the visual angle it is making with the sun. कोई स्टार उससे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन हो सकता है और भी ज़्यादा डिस्टेंस में है, तो विजुअल एंगल काफ़ी छोटा रहा है और स्टार हमें छोटा दिख रहा है। क्या बातें समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये है विजुअल एंगल। और इसका यूनिट क्या है? आपको ये डी बाई डी है तो यूनिट लेस हो गया? नहीं, ये है एंगल, सो इसका यूनिट होता है रेडियंस। यूनिट होता है रेडियंस में, क्योंकि व्हेन थीटा इज इन रेडियंस ओनली, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। क्या ये बातें मैं आपको समझा पाया? तो कोई एक ऑब्जेक्ट आपकी आंखों में कितना विजुअल एंगल बना रहा है, दैट विल डिसाइड हाउ लार्जर दैट ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी। जो ज़्यादा विजुअल एंगल करेगा ज़्यादा बड़ा दिखेगा, कम विजुअल एंगल करेगा कम बड़ा दिखेगा। लेकिन कितना विजुअल एंगल तक हम इसको देख सकते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई। तो हम बात कर रहे थे रिजॉल्विंग पावर का, पॉइंट नंबर 2 में जाएंगे। क्या है रिजॉल्विंग पावर? रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन आई इज द एबिलिटी टू separately recognize two objects, two closely spaced objects for human eye. It is 0.018 रेडियन, ऐसे नहीं याद रखेंगे, और यू कैन टेक इट 0.02 रेडियंस, which is roughly 0.2 रेडियंस, 0.18 I say not रेडियंस, डिग्रीज, और 0.02 डिग्रीज का मतलब हुआ roughly it is 1 minute. It is 1.2 minutes. Minute is unit of angle, you know. 1 degree is 60 minutes, है ना? 1 degree is 60 minutes, तो ये roughly 1.2 मिनट और 1 मिनट। सोचो, हम लोग इसको न्यूमेरिकल करने के लिए 1 मिनट लेंगे। 1 मिनट मतलब 1/60 डिग्री खींच खाच के ले आए, क्योंकि वो हेल्दी ह्यूमन के लिए, के लिए हम से कोई हेल्दी नहीं है, तो खींच खाच के इसमें रख दिए, चलेगा। क्या मतलब है पूरा स्टेटमेंट का? The ability of your eye is to distinguish two different things which are closely spaced.
मैं यहाँ पे दो पेन को ऐसे पकड़ा हूँ, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, आपको दिख रहा है कि दो पेन है, बट यहाँ से अगर आप करीब करीब 40 मीटर दूरी पे चले जाओगे और देखोगे मैं दो पेन पकड़ा हूँ कि एक पेन पकड़ा हूँ, आप देख नहीं पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश दिस गैप, क्योंकि ये जो गैप है आपकी आंखों में इतना कम एंगल कर रहा है कि आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, लगेगा कि दोनों मिले जुले हैं। अगर मूवी वगैरह में देखे होगे, दूर से अगर कोई कार आ रहा है हाईवे में, दिखेगा कि एक लाइट है, थोड़ा सा कैसा शेप का लाइट दिखेगा आपको, वो कुछ ऐसा शेप का लाइट दिखेगा, ऐसा कोई एक लाइट आ रहा है। लेकिन जैसे 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 ये पास आने लगेगा, इट विल बिकम लार्जर, वाई बिकॉज द विजुअल एंगल इज इंक्रीजिंग, यानी कि हेडलाइट ग्रो कर रहा है पास आने से। तो क्या होगा, पास आने के बाद देखोगे दोनों लाइट दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, यू आर एबल टू सी द गैप बिटवीन देम। दूर से लगेगा कि एक लाइट है, जैसे पास आया तो लगेगा क्लियरली डिस्टिंग्विशेबली दो लाइट है। ठीक है, जब आपको दो लाइट दिखने लगा तब जानोगे कि वहां से आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, मतलब वहां पर जो दोनों लाइट के बीच में जो गैप है वो गैप आपकी आंखों में जो एंगल कर रहा है दैट मस्ट बी 1/60 डिग्री और 1 मिनट। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, you can make experimental setup to find out what is the resolving power of your eye। डॉक्टर तो चेकअप करते ही है, रिजर्विंग पावर ये अलग अलग किस्म की आई का टेस्ट होता है। आप तो लेंस का पावर का टेस्ट करते हो, खाली मायोपिया ये सब करते हो। जब इसमें आप अगर ऐसे ढेर सारे स्ट्रिप्स बनाते हो, ये एक स्ट्रिप है, दूसरा स्ट्रिप है, और ये सिमिलर स्ट्रिप के बीच में गैप्स को कम करते जाओ और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से देखो कि कौन सा दोनों स्ट्रिप के बीच में आप देख सकते हो, वो गैप को रिकॉग्नाइज कर पाते हो। ये है, मान लो कि कुछ तीसरा है, इसके थोड़ा सा गैप कम करते गए, चौथा और थोड़ा गैप करते गए, ऐसे ऐसे गैप कम करते हुए जाओ और देखो कि कहाँ तक आपको लग रहा है कि अलग अलग है। जब लगेगा कि मिंगल हो गए तो वहाँ पर आपका और रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो मान लो कि दिस इज द लास्ट गैप यू आर एबल टू सी, से दिस गैप इज D and you are at a distance capital D, the resolving angle is small d by capital D। उतना एंगल तक आप रिजॉल्व कर पाते हो, उससे ज़्यादा रिजॉल्व नहीं कर पाते हो। समझ में आ रहा है? ऐसा है। ठीक है, तो रिजर्विंग पावर ऑफ आई हो गया 1/60 डिग्री और 1 मिनट। उससे कम गैप में अगर कोई चीज़ रहेगा तो आप देख नहीं पाओगे। यू कैन नॉट सी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, वाई? बिकॉज द रेज आर मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल। पॉइंट ऑब्जेक्ट से पेन को देख सकते हो, पेन से यहाँ से आप यहाँ से आ रहा है एक रे आ रहा है, पेन का डायमेंशन है तो आप उसको देख सकते हो। छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो देख नहीं पाओगे। मैं अगर कोई क्यूब पकड़ के खड़ा हूँ, थोड़ा दूर में चले जाऊँगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्यूब है कि स्फीयर है कि सिलेंडर है। दिख रहा है कुछ है लेकिन क्या है, यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। दीज आर द रीजंस बिहाइंड व्हाई विल नॉट बी एबल टू सी ए रियल इमेज। आगे आगे हम बताएंगे। समझ में आ रहा है? तो रिजर्विंग पावर ऑफ आई समझ में आया क्या? हाँ, रिजर्विंग पावर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो टेलीस्कोप वगैरह यूज़ करते हैं, बड़े वाला लेंस यूज़ करते हैं। अगर लेंस का या फिर आई प्यूपिल के फॉर्मूले को यूज़ करके करेंगे, आई प्यूपिल का डायमीटर को यूज़ करके करेंगे, तो रिजर्विंग पावर इज द मिनिमम एंगल दैट यू कैन डिस्टिंग्विश इज गिवन बाय 1.22 इंटू लैम्बडा बाय डी। ये फॉर्मूला है, बड़ा टेढ़ा फॉर्मूला, रिलीज फॉर्मूला कहते हैं इसको। डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर IITJ में आता है। लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यू आर एनकाउंटरिंग, 1.22 is a thing calculated empirically, D is the diameter of the pupil। समझ में आ रहा है? इसलिए आपके आँख छोटे हैं प्यूपिल वाले, तो आप कोई दूर की दो चीज़ को अलग अलग देख नहीं पाते हो। बड़ा सा लेंस लगा दो तो डायमीटर ज़्यादा हो गया, तो नाउ यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन केस ऑफ ए टेलीस्कोप। समझ में आया? हाँ, लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो लाइट से देख रहे हो। कोई एक लाइट आ रहा होगा, कोई एक कलर का लाइट आ रहा होगा। खैर, ये मेरा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा बताया और छोड़ दिया। We have understood what is resolving power eye of our eye, persistence of human eye. Now, point number 7/8. Light is a wave, light is a, बट लाइट के बारे में बहुत सारे कहावत हैं। लाइट क्या है आज तक कोई प्रॉपरली डिस्कवर नहीं कर पाया। कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फोटोन्स जो मूव कर रहा है, एनर्जी पार्टिकल्स। जैसे कोई एक वाटर जेट लेके आप अगर दीवार पे मारोगे दैट विल इम्पार्ट ए फोर्स ऑन द वॉल, और टॉर्च लाइट मारोगे तो वो भी एक फोर्स देता है। तो कहते हैं कि इसका पार्टिकल नेचर है, इट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स, एनर्जी पैकेट्स, दे आर मूविंग। कोई कहता है कि नहीं ये वेव है, कोई कहता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है, कोई कहता है नहीं लाइट बेंड कर जाता है। लाइट बेंड भी कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप देखोगे अगर यहाँ पर कोई लाइट आ रहा है और ये लाइट का जो वेवलेंथ है इस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन के साथ कंपेरेबल है, मतलब इसका जो डायमेंशन है वो वेवलेंथ की आसपास है, तो ये लाइट यहाँ से इसे बेंड भी कर जाएगा।
दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज देयर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, अगर बड़े हो जाएंगे तो, होंगे तो, लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक है ना। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, इट इज नॉट ओनली रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इज समथिंग डिफरेंट, जो तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, डिफ्रैक्शन इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो कोई कहता है लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है, कोई कहता है कर्व में जाता है, लेकिन हमारा जनरल सेंसेशन है कि ये स्ट्रेट लाइन में आता है। और कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लाइट सोर्स है, और इसके सामने हमने ढेर सारे कार्डबोर्ड रख देते हैं, और वो कार्डबोर्ड में कुछ होल्स पंच कर देते हैं, दिस होल्स आर अलोंग a straight line only with the source, then you will be able to see the light, otherwise you cannot see, है कि नहीं। तो फिर लाइट गोज इन स्ट्रेट लाइन, ये हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग है। और जिधर से लाइट आके हमें दिखता है, हम बोलते हैं कि हमारा सोर्स वहीं पे है। जैसे मान लो कि रूम पूरा अंधेरा है और कोने में कोई एलईडी लाइट ग्लो कर रहा है, और वो लाइट को हम किसी कार्डबोर्ड से ढक दिए हैं, इधर कहीं एक मिरर लगा है, आपको मालूम नहीं है कहाँ एलईडी है कहाँ मिरर है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन होते हुए वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हुए वहाँ से आएगा। जैसे लाइट वहाँ से आएगा, आपकी आंखों में गिरेगा, आपको क्या लगेगा, ये द ऑब्जेक्ट इज हियर इन दिस डायरेक्शन। आपको नहीं पता चलेगा कि रियल है कि वर्चुअल है कि इमेज है कि क्या है, कि ऑब्जेक्ट है कि इमेज है कि क्या है, लेकिन लगेगा कि लाइट इधर है, क्योंकि हमारा ये जनरल कन्विंस है कि लाइट जिधर से दिखता है हमें, हम कहते हैं चीज़ उधर है। मेरे को दिख रहा है ये इधर है, मतलब ये इधर ही है, नहीं इसको अगर मारना होगा तो मैं इधर ही मारूंगा, नहीं दिख रहा है इधर, हो सकता है उधर होगा, उधर मारते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो ये जो कंसेप्ट है ये काम चला हुआ ठीक है, बट इट बिकम्स ए मिसकंसेप्शन व्हेन यू गो फॉर माइक्रोस्कोपिकल लेवल्स, जहाँ पर लाइट अपना डायरेक्शन बेंड करते रहता है, जो चीज़ जहाँ दिख रहा है वो वहाँ नहीं होता, ठीक है। अब हमारे पास दो आँख है, उसका क्या मतलब है, क्या फायदा है। अगर दोनों आँख नहीं होते, एक होता थोड़ा बड़ा सा होता बीच में, दो आँख होने से हमें चीज़ों का डायमेंशन पता चलता है। डायमेंशन कैसे पता चलता है, लोकेशन, डायमेंशन सब कुछ पता चलता है। जैसे मान लो कि मेरे सामने कोई एक पेन है, ये पेन से कोई लाइट आया, मेरे आँख में गिरा, तो मेरा ये आँख को सेंसेशन हुआ पेन इधर है, ये आँख में भी गिरा लाइट, तो बोला पेन इधर है, देन दोनों का बात सुनता है, इसका भी सुनता है इसका भी सुनता है, और बोलता है कि हाँ पेन यहाँ पे है, पकड़ लेता है वहाँ पे, समझ में आ रहा है। जैसे मैं काफ़ी बार बोला हूँ, सपोज कोई एक फील्ड है और ये फील्ड में कोई एक कॉइन यहाँ पे कहीं पड़ा है, आपका किसी का मोबाइल गिरा है, चलो मान लो, आपको कोई पूछेगा कि मेरा मोबाइल हाँ उधर गिरा है, तुमने इंडिकेट किया उधर गिरा है, और ये फील्ड का क्या डायमेंशन है, सपोज डायमेंशन ऑफ दिस फील्ड इज 500 मीटर, मतलब हाफ किलोमीटर बड़ा साइज का फील्ड है। लड़का को जैसे आपने दिखाया, उसको मोबाइल तो इतना दूर पे दिखेगा नहीं, लेकिन कहाँ तक ढूंढेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक ढूंढेगा। लेकिन साथ साथ अगर कोई दूसरा इधर से बोल रहा है तेरा मोबाइल इधर पड़ा है, वो क्या करेगा, पहले एक बार इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा, उसका ब्रेन मैप कर लेगा, इधर है इधर भी है, दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं, सही बोल रहे होंगे, मतलब पक्का ये यहाँ पे होगा, तो दोनों को एक बार देखेगा और सीधे वहीं पे पहुंच जाएगा। दैट इज व्हाट योर टू आईज आर डूइंग, एक बोलता है इधर है, एक बोलता है इधर है, ब्रेन जान लेता है कहाँ है। सो विद द हेल्प ऑफ टू आईज यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द डिस्टेंस एंड द डायमेंशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। समझ में आया, ये क्वेश्चन आया है, तो क्या लिखेंगे इसमें, भाग गया मेरा पास। With help of two eyes, we are able to recognize the position and dimension of an object. कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन और डायमेंशन हम देख सकते हैं, सारा चीज लिखने की क्या जरूरत है, तो समझा दी। दोनों आई नहीं होता तो हमें पोजीशन जानने में दिक्कत होता, ठीक है ना। एक आंख बंद करके कभी की चीज को, दूर की चीज को छूने की कोशिश करो, आपको लगेगा ये इतना दूर हाथ बढ़ाने से हो जाएगा, लेकिन देखोगे वो आपको डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है, एक आंख से आप देख नहीं सकते। दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग हु आर ब्लाइंडेड वन आई। समझ में आ रहा है। अगर एक कान होता तो क्या होता, तकलीफ सोचो तो। ब्रेन इतना पावरफुल है आपका, मान लो कि कोई गाड़ी इधर से गया सामने से, जब इधर से गया पहले आवाज़ इधर आया, ये कान में भी आया, ये कान में भी आया, लेकिन पहले इसमें आया वो सेंस कर लेता है, पहले इसमें आया क्योंकि डिस्टेंस कम है, फिर इसमें आया मतलब गाड़ी इधर से आ रहा है, अगर पहले इसमें आएगा फिर इसमें आएगा मतलब गाड़ी इधर से जा रहा है। मान लो एक कान आपका खराब है, सुन नहीं सकते,
गाड़ी किधर से भी जाए इधर से ही आएगा, आपको पता नहीं चलेगा गाड़ी इधर से इधर गया कि इधर से इधर गया। ये तो सिंगल है, एक कान को क्लोज कर लो कि देखो साउंड कैसे जा रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू हियर, कि यू विल बी एबल टू हियर बट यू विल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि किधर से साउंड मूव कर रहा है, कैसे सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग। बात समझ रहे हो कितना माइन्यूटली तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है। सेम इज विद द आईज आल्सो। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, कोई ऑब्जेक्ट को हम कब देखते हैं? जब कोई एक लुमिनस सोर्स से लाइट उसके ऊपर आता है। सोर्स लुमिनस मतलब जिसमें से अपना लाइट जनरेट करता है उसको लुमिनस सोर्स बोलते हैं। लाइट का ढेर सारे सोर्सेस है ना। इनकैंडेसेंस सुने होंगे नाम, इनकैंडेसेंस, फॉस्फोरेसेंस और क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस, इनकैंडेसेंस, लुमिनेसेंस, ऐसे करके। अगर लाइट एक ऑब्जेक्ट से कोई सेल्फ लुमिनेटिंग बॉडी है वहाँ से लाइट आता है किसी बॉडी पे गिरता है तो जैसे चांद हमें दिखता है, इट इज बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ सन। फ्लोरोसेंस किसको कहते हैं? जिसमें लाइट गिरने से उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं और काफ़ी समय तक वहाँ पर लटकते रहते हैं और फिर वहाँ से लौट के वापस आते हैं थोड़ी देर में, डिले में। तो फिर जब वापस आते हैं एक्साइटेड स्टेट से वो लाइट छोड़ते हैं तो हमें दिखाई देता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। समझ में ना? अब देखिएगा रेडियम डायल वाला घड़ी कहते हैं उसमें, वो तो बेकार की चीज़ है। रात में लाइट ऑफ करके सो जाओगे तो घड़ी आपको क्लियरली दिखेगा बिकॉज इट वॉज ऑब्जर्विंग द लाइट। काफ़ी समय के बाद वही घड़ी आपको और नहीं दिखेगा क्योंकि वो सारा लाइट एमिट कर चुका है। फिर से कोई उठा रात में कोई घड़ी ले गया क्या, लाइट ऑन किया नहीं है, फिर बंद किया, फिर दिखने लगेगा घड़ी क्योंकि फिर से वो लाइट को ऑब्जर्व कर लिया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, CFL यूज़ करते हो, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स हम लोग यूज़ करते हैं ना। वो ट्यूबलाइट बंद हो जाने के बाद भी काफ़ी समय तक जलता हुआ नजर आता है। फिर आता है इनकैंडेसेंस, मीन्स कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा गर्म है, कैंडल से आया। इनकैंडेसेंस लाइट का यूनिट है कैंडेला, ठीक है, इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला भी है। तो लुमेंस है, कैंडेला है, बहुत सारा यूनिट है। तो अगर कोई चीज़ गर्म होने से उसमें से लाइट निकलता है तो दैट सोर्स ऑफ लाइट, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड इनकैंडेसेंस, मतलब उसमें से लाइट आ रहा है। फॉस्फोरेसेंस क्या है? व्हेन फॉस्फोरस कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन इट अपीयर्स लाइक बर्निंग, उसका जी रिएक्शन होता है। वो ग्रेवयार्ड में वगैरह जैकल वगैरह हड्डी उड्डी खाते रहते हैं तो वहाँ पर वो रिएक्शन होता है, लगता है कि भूत घूम रहा है ना। भूत नहीं है वो, फॉस्फोरस इज कमिंग इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन जो हड्डियों को खाता है तो फिर वो उसके साथ वो जलता हुआ नजर आता है। सो देयर आर 4 सोर्सेस ऑफ लाइट। और ये जो डिफरेंट सोर्सेस है उनके चलते कोई चीज़ को आप कैसे देखते हो? वहाँ से लाइट कोई बॉडी पे गिरता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में आता है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। और लाइट जब गिरता है, मान लो कि हर एक बॉडी का अपना अपना कैपेबिलिटी है। हम जो वेवलेंथ की बात कर रहे हैं ना, अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग प्रॉपर्टी है। जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतनी ज़्यादा बेंड हो जाने की टेंडेंसी रहता है, जितना कम वेवलेंथ होगा उतनी ज़्यादा घुस जाने की टेंडेंसी रहता है। सोचो कि जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज मैं ढेर सारे छोटे छोटे रॉड को, आयरन बार को जोड़ के वेल्डिंग करके मोटा सा बार बना दिया। दिस इज व्हाट इज ए लॉन्ग बार जॉइंड बाय 4 स्मॉल बार। ये है एक। और आप जानते हो कि जो वेल्डेड पॉइंट्स होते हैं, ये सब पॉइंट जहाँ पर वेल्डिंग किया गया है वो काफ़ी रिजिड होते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ को मोड़ना मुश्किल है, बाकी जगह से मोड़ सकते हो, मतलब दीज आर ऑल रिजिड पॉइंट्स। दूसरा केस में सोचो कि यही वेल्डिंग रॉड है लेकिन इतने बड़े बड़े रॉड नहीं, इससे काफ़ी छोटे छोटे रॉड को हम लोग जोड़ के बनाए। सपोज आई से दीज आर ऑल स्मॉल रॉड्स, स्मॉल रॉड को जोड़ के इसको बनाया। नाउ द स्पेस बिटवीन द रॉड्स इज वेरी स्मॉल। पहला केस में ज़्यादा था, अब छोटा है। छोटे छोटे रॉड को जोड़ के बनाए। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर ढेर सारे छोटे छोटे रॉड को जोड़ के इसे बनाया गया, यहाँ पर बड़े बड़े लंबे लंबे रॉड को लेके बनाया गया। अभी मान लो कोई एक चीज़ में इसको पुश करना है कि घुस जाए अंदर, कौन सा वाला आसानी से घुस जाएगा, पहला वाला कि दूसरा वाला आपको लग रहा है? एक बोरी में चावल रखा है, इसको ढकेलना है कि घुस जाए इसके अंदर, कौन सा वाला आसानी से घुस जाएगा? ये वाला। यहाँ ये पॉइंट में ये बेंड नहीं हो सकता, जबकि ये सब पॉइंट्स में ये बेंड हो सकता है कि नहीं? कौन सा वाला आसानी से घुस जाएगा आपको लग रहा है फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन? पहला वाला, क्योंकि यहाँ पर ये जो गैप से काफ़ी कम है। ये जो गैप है इसको सोचो कि दीज आर ऑल वेवलेंथ्स, ठीक है? ये सब क्या है? ये वेवलेंथ है। वेव का वेवलेंथ छोटा होगा तो उसका घुसने का और पेनिट्रेट करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। लोअर इज द वेवलेंथ, हायर इज द फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ ज़्यादा है, सपोज हम कहेंगे दोनों में से ये रॉड को मैं कोई एक बेंड पाइप में डालना चाहता हूँ। हमारे पास कोई पाइप है,
तो दिखने में कुछ ऐसा शेप का है। अब इस पाइप के अंदर ये रॉड को डालना है। कौन सा रॉड को डालने में आपको आसानी से घुस जाएगा, ए और बी? ऑब्वियसली बी आसानी से घुस जाएगा, इट कैन इजीली बेंड। हायर इज द वेवलेंथ, इट कैन इजीली बेंड अक्रॉस। लोअर इज द वेवलेंथ, इट विल इजीली पेनिट्रेट इनटू। वेवलेंथ लो होता है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज ए कांस्टेंट, दैट इज द लाइट वेलोसिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। C is the light velocity for all waves, may it be radiation, infrared, ultraviolet, light waves, red, yellow, blue, कुछ भी हो, सबका वेलोसिटी बराबर है। तो जिसका वेवलेंथ कम है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा। एक्सरे करते हो तो क्या होता है, एक्सरे में वो स्किन को पेनिट्रेट करके बोन तक जाता है, वहीं से रिफ्लेक्ट करके वापस आता है। ऑर्डिनरी लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द स्किन, है ना। और भी लो फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लोगे तो स्किन के ऊपर लेयर से ही जाएगा। जो ब्यूटीफाई कर देते हो तुम लोग फोटो को, क्या करते हो, लो फ्रीक्वेंसी का देते हैं तो यहाँ से वो सिग्नल ले लेता है, तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखता है। स्किन थोड़ा सा अंदर जाओ तो और गंदा दिखेगा, जितना डीपर जाओ और गंदा दिखेगा। मान लो आपकी मोबाइल एक्सरे फेंकता है, सेल्फी लोगे तो क्या निकलेगा, स्केलेटन खड़ा है ऐसे, है कि नहीं, तो पूरा अंदर जाएगा, बाहर निकल के आएगा। तो डीपर, हायर इज द फ्रीक्वेंसी, डीपर इज द पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसे चीज़ों को दिमाग में रखना और सोचना कि कोई चीज़ हमें दिखाई कब देता है, जब किसी एक लुमिनस सोर्स से लाइट उसके ऊपर गिरता है और रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में आता है। हियर इज ए सोर्स ऑफ लाइट, हियर इज ए सोर्स ऑफ लाइट, हियर इज ए ऑब्जेक्ट, हियर यू आर देयर विथ योर आई एंड द लाइट फॉलिंग हियर रिफ्लेक्ट्स एंड गोज टू योर आई, यू आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट। आपको लग रहा है कि ये सोर्स है, जबकि सोर्स ये नहीं है, सोर्स ये है। समझ में आया? अब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट वहाँ से लाइट जाके आपकी आंखों में पहुँचा तो आप ऑब्जेक्ट को देखें। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से लाइट किसी एक सरफेस पे गिरा और उस सरफेस से फिर से बाउंस करके गया और आपकी आंखों में गिरा। अब आपको क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है? अब बोलेगा ऑब्जेक्ट यहाँ है, क्योंकि जहाँ से लाइट आता है आप उधर ऑब्जेक्ट है बोलते हो। एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट नहीं, यू आर एनकाउंटरिंग द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम हियर। So that is what is called image. What is image? Image is the sensation when the reflected light from a surface is reaching your eye. When the direct light from a object is reaching, that you call as object. When the reflected light is reaching, you call it image. समझ में? Image कहाँ पे? जहाँ पर reflected light, the reflected lights are meeting at some point. Suppose जैसे यहाँ से जितने रे आ रहे हैं, मान लो यहाँ से दूसरा लाइट आ रहा है, वो भी आपकी आंखों में गिर रहा है, तो दोनों रे का सेंसेशन से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर से जो दूसरे लाइट जा रहा है वो भी रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में पहुँच रहा होगा ऐसे करके। सपोज ये ऐसे करके पहुँचा, ये भी पहुँचा है, तो आप कहोगे यस ये है इमेज। ये जो दिख रहा है आपको इमेज है। इमेज कहाँ पे? एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। विल गो टू डिटेल्स ऑफ दैट, व्हाट इज इमेज, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। समझ में आया? कोई ऑब्जेक्ट और इमेज हमें क्यों दिखाई देता है? अच्छा, तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला है, अगर कोई एक में आई वुड लाइक टू गो टू ए सेकेंड पेज फॉर इट। अगर हमारे पास कोई एक सरफेस है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता कब है, अंडर व्हाट कंडीशन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। 100% रिफ्लेक्शन कब होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन कब होता है, टोटल रिफ्लेक्शन कब होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन कब होता है। दो किस्म की चीजें हैं। ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो लाइट रेज आर गोइंग, देयर फोटोन्स आर कमिंग, इफ देयर एनकाउंटर समथिंग इन देयर वे, तो क्या होगा, वो जंप करके वापस आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन आप जानते हो कि एटम में काफ़ी स्पेस जो है एम्प्टी है। किसी भी एटम में जाओ, काफ़ी स्पेस एम्प्टी है और फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो लाइट जाएगा तो पार हो जाएगा, रिफ्लेक्ट क्यों करेगा। ओनली इन केस ऑफ मेटल्स जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और वो रैंडमली मूव कर सकते हैं, तो जो लाइट उसके ऊपर गिरता है वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा के फिर से वापस आ जाता है। बट अगेन इट विल रिटर्न बैक और गिव ए पार्ट ऑफ एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन, दैट अगेन इज ए सेपरेट फैक्टर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर वो टकराया वापस है, उसका कुछ एनर्जी उसको मिल गया तो बात अलग है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। अदरवाइज अगर बहुत सारे मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है जब लाइट रे इसके ऊपर गिरता है वो पूरा बाउंस बैक करके वापस आता है।
समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, टोटल रिफ्लेक्शन होता है। अदरवाइज जब भी कोई एक मीडियम में आएगा, सपोज ये कोई एक एयर मीडियम है और ये मान लो कि ये वाटर है। अब देखोगे जब लाइट यहाँ पे से गिरेगा तो अब देखोगे कुछ लाइट तो अंदर भाग जाएंगे और कुछ बाहर जाएंगे। जो टकराया नहीं किसी के साथ अंदर भाग गया और जो टकराया बाहर आ गया। तो रिफ्लेक्शन कब होता है? जनरल मिसकंसेप्शन है कि मिरर में लगेगा, सिल्वर कोटेड ग्लास पे लगेगा, मेटल सरफेस पे लगेगा। नहीं, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट एनकाउंटर्स ए डिफरेंस इन मीडियम ऑन इट्स वे। जब भी मीडियम रास्ते में बदलेगा रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो पहला चीज हम लोग देखेंगे, पॉइंट नंबर 1, व्हेन लाइट एनकाउंटर्स a different medium on its way। अब डिफरेंट मीडियम मतलब क्या है? डिफरेंट मीडियम मीन्स मीडियम विथ डिफरेंट म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो मीडियम को ऑप्टिकली डिफरेंट कहेंगे अगर दोनों का म्यू अलग अलग है। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, C/V, है ना? अगर दोनों का C/V अलग अलग है हम कहेंगे दे आर ऑप्टिकली डिफरेंट। इफ लाइट, व्हेन लाइट एनकाउंटर्स ए डिफरेंट मीडियम ऑन इट्स वे, a part of light passes into the medium, into the second medium, and rest light bounce back to first medium। पहला मीडियम में वापस आएगा। कुछ लाइट अंदर चले जाएंगे और कुछ लाइट बाउंस बैक करेंगे। दिस फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ light from the interface between the two different mediums is called reflection। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन काफी जगह आपको मिसकंसेप्शन मिल जाएंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या बातें समझ में आया? हाँ, जैसे फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि हियर इज ए ग्लास ब्लॉक। ये ब्लॉक है ग्लास का और कोई लाइट ऐसे गिरा, तो लाइट ऐसे गिरेगा तो आप देखोगे कुछ लाइट अंदर जाएगा और कुछ लाइट बाहर जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये था एयर, ये था ग्लास। अब ये जो लाइट इधर आया या कि यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर ग्लास और एयर का फिर से एक नया मीडियम मिल गया। अगेन इधर इज ए चेंज ऑफ मीडियम। तो आप देखोगे कुछ लाइट बाहर गया और कुछ वहां से वापस गया। आर यू गेटिंग? कौन है भाई? रिफ्लेक्ट भी करने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब जाएगा ये से यहाँ पे, फिर यहाँ से कुछ लाइट बाहर जाएगा, कुछ वापस आएगा। लाइक दिस you will find multiple reflections are taking place at both of these interfaces of air and glass। इधर भी है और हर बार कुछ लाइट बाहर आ रहा है, कुछ अंदर जा रहा है। समझ रहे? तो अगर हम इसको नेमिंग करेंगे A, B, C, D, E, F, G, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज कौन है? रिफ्लेक्टेड रेज आर, हाँ B पहला है, फिर C है नहीं, F है, फिर E है,
समझ में आया क्या? दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज विच आर कमिंग, दे आर बाउंसिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को इसको लेके आगे बढ़ना है हमें। अभी तो शायद आप लोगों का टाइम भी हो रहा है, नहीं हो रहा ही नहीं हो रहा, ऐसे मेरे से क्यों बेटा? ये सब चीज़ें जानने के बाद आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अगले क्लास हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। जो आप सोचते हो कोर चीज़ें, वो कोर चीज़ें अगले क्लास से ही शुरू करेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।